नमस्कार स्टूडेंट्स। पिछले जो वीडियो में एक टॉपिक था प्रतिरोध के प्रकार। प्रतिरोध के दो प्रकार अपन ने पढ़े थे। पहला था तार आबद्ध प्रतिरोध और दूसरा जो प्रकार था वह है कार्बन प्रतिरोध। तो इसमें अपन ने पढ़ा था तार आबद्ध प्रतिरोध के बारे में कि किससे बनाए जाते हैं ये। तो जैसे नाम से इसमें लिखा हुआ है कि ये किस रूप में होते हैं, ये तार के रूप में होते हैं। ठीक है, किस धातु के, किस मिश्र धातु के बनाए जाते हैं। तो इसके लिए याद रखना अपने को मैग्नीन या कॉन्स्टेंटन जो मिश्र धातु है उसको तार रूप में बनाकर प्रतिरोध के रूप में अपन काम में लेते हैं। तो ऐसे प्रतिरोध तो हो गए तार आबद्ध प्रतिरोध। उसके बाद में इसमें यह पढ़ा था कि तार आबद्ध प्रतिरोध की एक कमी थी, और वो क्या कमी थी कि अगर अपने को अधिक मान का प्रतिरोध चाहिए, अधिक मान का प्रतिरोध यदि चाहिए तो उस तार की लंबाई क्या होनी चाहिए, अधिक होनी चाहिए। तार की लंबाई क्या होनी चाहिए, अधिक होनी चाहिए। अब अगर अपने को और अधिक मान का प्रतिरोध चाहिए तो तार की लंबाई क्या होनी चाहिए, बहुत अधिक होनी चाहिए। ठीक है, तो ये थोड़ा सा यहाँ ये इसकी कमी है। और वो कमी क्या है कि अगर अपने को बहुत अधिक मान का प्रतिरोध चाहिए और उसके लिए अपन तार आबद्ध प्रतिरोध काम में लें तो उसके लिए तार की जो लंबाई है वो बहुत अधिक रखनी पड़ेगी, जो कि व्यवहारिक थोड़ा सा गलत है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब इसको अपन काम में लेंगे, विद्युत परिपथ में काम में लेंगे, तो इतने बड़े जो तार है उसको काम में लेना थोड़ा सा असुविधाजनक होता है। ठीक है, तो इस असुविधाजनक या फिर इस कमी की वजह से प्रतिरोध का अपन दूसरा प्रकार है वो काम में लेते हैं। ये किससे बने हुए होते हैं, ये कार्बन से बने हुए होते हैं। ठीक है, और इसके बारे में थोड़ा सा अपन ने पढ़ा था पिछले वाले वीडियो में कि कार्बन से बने हुए होते हैं। किस रूप में डाला जाता है, बेलनाकार रूप में डाला जाता है। बेलन के दोनों जो सिरे हैं वो यहाँ इसके टर्मिनल की भांति व्यवहार करेंगे। यानी प्रतिरोध के कितने टर्मिनल होते हैं, दो टर्मिनल। टर्मिनल का मतलब उस अवयव को विद्युत परिपथ में जिससे जोड़ा जाता है उसको क्या कहते हैं, उसके टर्मिनल। तो कितने टर्मिनल है, दो। ठीक है, अब इसके बाद में अपन ने पढ़ा था इसमें कि इसमें ये जो है बेलन, इस बेलन के ऊपर चार रंगीन पट्टियाँ जो अलग अलग कलर की हो सकती है बनी हुई होती है। ठीक है, जैसे यहाँ भी चार पट्टियाँ, एक, दूसरी, तीसरी और ये लास्ट पट्टिका। ठीक है, तो इन पट्टिका का रंग अलग अलग हो सकता है। प्रत्येक रंग का एक अलग वर्ण कोड होता है। ठीक है, और वो वर्ण कोड आपको इस सारणी की सहायता से याद रखना है, इस वाली सारणी की सहायता से याद रखना है। ठीक है, और इस सारणी के जो वर्ण कोड है उसके अनुसार अपन निर्धारित करते हैं कि ये जो प्रतिरोध है इसका मान कितना है, कितने ओम का ये प्रतिरोध है। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल अपन इसमें करेंगे। एग्जाम्पल से ये समझ में आ जाएगा, परीक्षा में पूछा गया है ये। ठीक है, ऐसा न्यूमेरिकल, छोटा सा न्यूमेरिकल इस तरीके से कोई प्रतिरोध, कार्बन प्रतिरोध शो कर दिया और इसके प्रतिरोध का मान अपने को ज्ञात करना है। आपको याद रखना है ये जो प्रतिरोध का मान है वो इन चार पट्टिकाओं की सहायता से ज्ञात करते हैं। ठीक है, अब इसमें इन चार पट्टिकाओं में आपको याद रखना है कि पहली और दूसरी जो पट्टिकाएं हैं, शुरुआत की दो पट्टिकाएं हैं, वो इस प्रतिरोध के मान के सार्थक अंक को प्रदर्शित करती है। इस प्रतिरोध के मान के जो मान होगा इसका, उसका सार्थक अंक, मतलब इसका मान 10 है या 12 है या 20 है या 2 है या 5 है। इस तरीके से ये किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है, ये निर्धारित किया जाता है पहली दो पट्टिकाओं के जो रंग है उसका वर्ण कोड। ठीक है, सारणी में अगर अपन देखें तो सारणी में देखें तो ये वाला, ये है सार्थक अंक। ठीक है, जैसे अपन सपोज करें, मान लें, ठीक है, कि इस प्रतिरोध का मान है 34 × 10⁵ ओम।
तो ये 3 और ये 4, ये दो जो डिजिट है, दो जो अंक है, वो किससे निर्धारित होंगे? वो इस पहली पट्टिका से निर्धारित होगा पहला अंक, दूसरी पट्टिका से निर्धारित होगा दूसरा अंक। ठीक है, और वो अंक का मतलब ये वाले, किसके अनुसार? इस रंग के अनुसार। तो अभी ध्यान दो कि यहाँ पहली पट्टिका क्या है? ब्राउन। तो ब्राउन का अंक कितना है? ब्राउन का अंक वाले कॉलम में अगर देखें तो कितना है ब्राउन का अंक? 1। तो यहाँ पहला अंक आ गया प्रतिरोध का, कितना? 1। दूसरी पट्टिका क्या है? रेड। तो रेड का अंक अपन देखेंगे, रेड का अंक कितना है? 2। तो ये दोनों सार्थक अंक अपने पास में आ गए, कितना? 12। ठीक है, तो यहाँ तक अपन ने कर लिया जो अपन ने माना था ना ये। तो इसकी जगह कितना आया? ये 12। फिर उसके बाद में आपको याद रखना, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, पहली दूसरी पट्टिका सार्थक अंक को डिनोट करती है, तीसरी जो पट्टिका है वो गुणांक को डिनोट करती है। गुणांक का मतलब जैसे यहाँ लिखा हुआ 10 की पावर 5। ठीक है, तो ये 10 का जो पावर है वो इसके द्वारा, तीसरी पट्टिका के द्वारा निर्धारित किया जाता है। सारणी में ये जो कॉलम है, ये इस किसके आधार पर अपन ये देखेंगे? इन वर्ण के आधार पर, इन कलर के आधार पर अपन देखेंगे। और वो कौन सी पट्टिका का? तीसरी पट्टिका का। कैसी है? ग्रीन। तो यहाँ देखो ग्रीन वाला कौन जो है वो कहाँ है? ये रहा। और ग्रीन के सामने अपन ये वाला नहीं देखेंगे, क्यों? क्योंकि ये तीसरी पट्टिका है और तीसरी पट्टिका अंक को डिनोट नहीं करती, किसको डिनोट करती है? गुणांक को। तो अब जो ग्रीन का गुणांक है वो कितना है? 10 की पावर 5। तो इंटू 10 की पावर 5 कितना ओम आ गया? 12 इंटू 10 की पावर 5 ओम। तो फिर से ध्यान दो, इस प्रतिरोध का मान अपने प्राप्त किया 12 इंटू 10 की पावर 5 ओम है। अब इसमें ध्यान देने बात है कि भाई ये जो 4 नंबर जो अंतिम पट्टिका है, इसका क्या अर्थ है यहाँ पर? ये क्या डिनोट करती है? जो लास्ट पट्टिका है, तो जो लास्ट पट्टिका है वो डिनोट करेगी किसको? टॉलरेंस को, सहायता को। ठीक है, तो अब ये टॉलरेंस क्या होते हैं? ठीक है, इसमें आपको याद रखना कि ये परसेंटेज फॉर्म में होती है। किस फॉर्म में होती है? परसेंटेज फॉर्म में। जैसे अपन यहाँ लिखे अपन कि ये ±10% है, जैसे सपोज करो ये इसके आगे अपन ने लिख दिया कितना? ±10%। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो प्रतिरोध का मान है वो 34 इंटू 10 की पावर 5 जो अपन ने यहाँ लिखा है एग्जाम्पल के तौर पर समझने के लिए, उससे कितना कम कितना ज़्यादा हो सकता है? 10% कम भी हो सकता है इसका मान, और 10% ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है, तो फिर से अब लास्ट पट्टिका कैसी है? सिल्वर। और सिल्वर लास्ट पट्टिका जो होती है वो किसको प्रदर्शित करेगी? लास्ट पट्टिका प्रदर्शित करेगी टॉलरेंस को, परसेंटेज टॉलरेंस को। तो लास्ट पट्टिका सिल्वर है। यहाँ पे सिल्वर के लिए अगर अपन देखें तो सिल्वर के लिए टॉलरेंस कितनी परसेंटेज है? 10%। ये किस रूप में होते हैं? ये परसेंटेज रूप में। तो कितना परसेंट है? 10%। तो अपन यहाँ क्या लिखेंगे? ±10%। इस प्रतिरोध का मान है 12 इंटू 10 की पावर 5 ओम ±10%। यानी इससे, इतने मान से ये 10% ज़्यादा भी हो सकता है, 10% कम भी हो सकता है। इसकी टॉलरेंस है ये। तो अभी ध्यान दो, कौन सा प्रतिरोध? कार्बन प्रतिरोध। किससे बनाए जाते हैं? कार्बन से बनाए जाते हैं। किस रूप में डाला जाता है? बेलनाकार रूप में। ठीक है, ये दोनों जो है वो इसके क्या है? टर्मिनल है, जिसकी सहायता से इस अवयव को, इस प्रतिरोध को किस में जोड़ा जा सकता है? विद्युत परिपथ में। उसके बाद में इनमें इसके ऊपर कितनी पट्टिकाएं होती है? 4 पट्टिकाएं होती है। चारों पट्टिकाएं अलग अलग कलर की हो सकती है, जिनका अलग वर्ण कोड है, और उस वर्ण कोड के आधार पर अपन उस प्रतिरोध के मान को निर्धारित करते हैं। कितने मान का ये प्रतिरोध है। तो अब ये जो प्रतिरोध का जो मान है उसमें पहला सार्थक अंक, दूसरा सार्थक अंक, वो किसके द्वारा डिनोट किया जाएगा? कौन प्रदर्शित करेगा? पहली और दूसरी पट्टिका। जैसे यहाँ पहली पट्टिका ब्राउन है, ब्राउन का सार्थक अंक 1 है। दूसरी पट्टिका रेड है, रेड का सार्थक अंक 2। तो सार्थक अंक का मान कितना आ गया? 12।
तीसरी जो पट्टिका है वो प्रदर्शित करेगी 10 की पावर को। तो तीसरी पट्टिका कैसी है, ग्रीन, और ग्रीन के लिए 10 की पावर कितनी काम में लेंगे, ग्रीन के लिए 10 की पावर 5, तो इंटू 10 की पावर 5 इतने मान का प्रतिरोध है। इससे कितना कम हो सकता है, कितना ज़्यादा हो सकता है, मतलब इसकी टॉलरेंस कितनी है इस प्रतिरोध की, तो वो जो टॉलरेंस है वो सबसे लास्ट पट्टिका के द्वारा निर्धारित होती है। सबसे लास्ट पट्टिका यहाँ कैसी है, सिल्वर, तो सिल्वर के लिए जो टॉलरेंस है वो कितनी होती है, 10%। तो ये जो सारणी है वो आपको याद रखनी है, ठीक है। सारणी में ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना, ये जो क्रम है वो याद रखना है। उसके बाद में आप देख सकते हो 0 1 2 3 4 9 तक, फिर वही 10 की पावर 0, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, सेम ऐसे ही। और सहायता के लिए, टॉलरेंस के लिए 3 ही पट्टिकाएँ हो सकती है। लास्ट की पट्टिका हो सकती है गोल्डन, हो सकता है सिल्वर, हो सकता है कोई पट्टिका कोई कलर की नहीं। तो कोई कलर की नहीं है, इसका मतलब कितना परसेंट है टॉलरेंस, 20%। अब मतलब ये वाली जो सीक्वेंस है, सीरीज है, ये आपको याद रखनी है ऐसे, ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, इस तरीके से। तो इसके लिए अपन एक जो क्रम है वो इस तरीके से ये याद रखिए, ये लाइन याद रखिए, अपन याद रख सकते हैं, ठीक है। जैसे ये वाला लिखा हुआ है यहाँ पे, बी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड, वाइफ, गोल्डन, सिल्वर। तो यहाँ से ध्यान दो, यहाँ जो लिखा है बी, उस बी का मतलब क्या है, ब्लैक। दूसरे बी का मतलब क्या है, ब्राउन। फिर आर का मतलब रेड, ओ का मतलब ऑरेंज, वाई का मतलब येलो, ठीक है। उसके बाद में ग्रेट ब्रिटेन, तो ग्रेट के लिए जी, ग्रीन, ब्रिटेन के लिए ब्लू, और वेरी के लिए वी। उसके बाद में गुड के लिए ग्रे, और फिर वाइफ के लिए यहाँ क्या लिखा, वाइट, और फिर गोल्डन, सिल्वर, नो कलर, इस तरीके से, ठीक है। तो ये अपन का जो टॉपिक था पिछले वीडियो में, वीडियो 6 में एक इसका पार्ट पहले पढ़ लिया था, और अब ये जो कार्बन का पार्ट था इसमें एक छोटा सा न्यूमेरिकल है, बिल्कुल से सिंपल न्यूमेरिकल, परीक्षा में पूछा भी गया ये पहले, ठीक है। तो ये तब भी आप कर सकते हो जब आपको ये सीक्वेंस याद होगी, और उस सीक्वेंस के आधार पर आप क्या निर्धारित कर सकते हो, इस वर्ण कोड की सारणी को निर्धारित कर सकते हो, ठीक है। अब उसके बाद में नेक्स्ट जो टॉपिक अपना, ये तो प्रतिरोध के प्रकार थे 2, कौन से, कार्बन और ताराबद्ध प्रतिरोध। प्रतिरोध के 2 प्रकार और है, एक है ओमीय प्रतिरोध, एक प्रतिरोध है ओमीय प्रतिरोध, और दूसरा है अनोमीय प्रतिरोध। तो सिंपल, बिल्कुल सिंपल, जैसे इसका नाम है उसी तरीके से इसको अपन डिफाइन करते हैं कि ओमीय प्रतिरोध का मतलब क्या हो गया, जो ओम के नियम की पालना करते हो, वे ऐसे प्रतिरोध या ऐसे पदार्थ, ऐसे पदार्थ जो ओम के नियम की पालना करते हो, वो पदार्थ या वो प्रतिरोध तो क्या कहलाते हैं, ओमीय प्रतिरोध, ठीक है। अब ओम के नियम की पालना करते हो, इसका मतलब क्या है, ओम का नियम क्या होता है, विभवांतर धारा के समानुपाती होता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, विभवांतर धारा की अगर समानुपाती है तो इनके बीच में ग्राफ में जो वक्र है वो कैसा आएगा, सरल रेखीय आएगा, ठीक है। तो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं कि ओम के नियम की पालना करते हो, अर्थात ओम का नियम का मतलब क्या हो गया, अर्थात विभवांतर धारा के मध्य ग्राफ एक सरल रेखा प्राप्त होती हो, एक सरल रेखा प्राप्त होती हो, ठीक है। एक ही बात है, ओम के नियम की पालना करते हो या विभवांतर धारा के मध्य जो ग्राफ है वो कैसा प्राप्त होता हो, एक सरल रेखा
प्राप्त होता है, तब ऐसे पदार्थ को, ऐसे प्रतिरोध को, ऐसे युक्ति को क्या कहते हैं? ओमीय प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, तो इसमें अपन ने पढ़ा था ना स्टार्टिंग में ओम के नियम में कि चालकों के लिए ऐसा होता है, किस प्रकार से? विभवांतर धारा के समानुपाती होता है। उसके बाद में अनोमीय प्रतिरोध, तो अनोमीय इसका विपरीत हो गया, जो ओम के नियम की पालना नहीं करते हो, जो ओम के नियम की पालना नहीं करते हो, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, या विभवांतर धारा के मध्य ग्राफ एक सरल रेखा प्राप्त नहीं होती हो। तो ऐसे जो पदार्थ है, ऐसे जो युक्ति या उपकरण या प्रतिरोध क्या कहलाते हैं? अनोमीय प्रतिरोध कहलाते हैं। ठीक है, अब इसके लिए आपको याद रखना है अनोमीय युक्ति के उदाहरण। ठीक है, पूछा जा सकता है परीक्षा में कि दो अनोमीय युक्तियों के नाम लिखिए, कोई दो अनोमीय युक्तियों के नाम लिखिए। तो आपको याद रखना है कि एक तो जो डायोड होते हैं वो ट्रांजिस्टर, विद्युत अपघटनी द्रव्य, ये जो पदार्थ हैं इनमें अगर विभवांतर आरोपित करें तो जो धारा प्रवाहित होती है वो विभवांतर धारा के समानुपाती नहीं होता है। ठीक है, इनके लिए, डायोड के लिए, ट्रांजिस्टर के लिए, विद्युत अपघटनी द्रव्य के लिए। तो ये आपको याद रखने, ये एग्जाम्पल पूछे जा सकते हैं परीक्षा में, किन्हीं दो अनोमीय युक्तियों के नाम लिखिए। तो आप लिखोगे डायोड, ट्रांजिस्टर, विद्युत अपघटनी द्रव्य। अब आपको ये पढ़ना होगा कि डायोड क्या होता है, ट्रांजिस्टर क्या होता है। तो ये डायोड और जो ट्रांजिस्टर है, ये सेकंड लास्ट जो चैप्टर है अर्धचालक का जो चैप्टर है उसमें अपन पढ़ते हैं। अर्धचालक का जो चैप्टर है उसमें डायोड के बारे में पढ़ेंगे, ट्रांजिस्टर के बारे में पढ़ेंगे, और वहाँ अपन ये क्लियर भी करेंगे कि विभवांतर जो आरोपित करते हैं वो धारा के समानुपाती नहीं है, इसलिए ये क्या है? अनोमीय युक्तियाँ हैं। वहाँ जो ग्राफ है इनके मध्य वो सरल रेखा प्राप्त नहीं होगी। ठीक है, तो ये अपने बाद का टॉपिक है, अभी इसमें ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना, सिर्फ याद रखने ही कि ये कैसे होते हैं? अनोमीय होते हैं। ठीक है, मैंने बताया था कि भाई तीन वर्ड है एक जैसे: प्रतिरोध, प्रतिरोधक और प्रतिरोधकता। ठीक है, इन तीनों के बारे में आपको पढ़ना होता है इसमें। तो प्रतिरोध क्या है? सिंपल सा अपन ने पढ़ा था। प्रतिरोध किसे कहते हैं? कोई भी प्रवाह होता है उसमें उत्पन्न बाधा या रुकावट क्या कहलाती है? प्रतिरोध। तो यहाँ किसके प्रवाह में? धारा प्रवाह में जो बाधा या जो रुकावट उत्पन्न होती है उसको अपन क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोधक किसे कहते हैं? जो धारा या जो बाधा या रुकावट पैदा करता हो उस कारक को अपन क्या कहते हैं? या बाधा या रुकावट उत्पन्न करने वाले को क्या कहते हैं? प्रतिरोधक कहते हैं। अब ये तो अपन ने पढ़ लिया था कि भाई दोनों के बारे में। ठीक है, और अब जो टॉपिक है वो क्या है? प्रतिरोधकता। इसके बारे में अपने को पढ़ना है कि प्रतिरोधकता क्या होती है।
तो अब नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो है प्रतिरोधकता। इसको डिनोट अपन करते हैं रो से, ठीक है। प्रतिरोध का जो टॉपिक था उसमें ये पढ़ा था कि प्रतिरोध लंबाई के क्या होता है, समानुपाती, और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। तो यहाँ से ही अपन स्टार्ट करेंगे कि अपने को ये पता होता है, पहले ये पढ़ा अपने कि प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती तथा अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इससे अपन क्या लिख सकते हैं इस लाइन से कि प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती और काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती, ऐसे लिख सकते हैं। समानुपाती चिन्ह ये जो है ये यहाँ से हटेगा, तो यहाँ एक नियतांक आएगा, समानुपाती नियतांक, और वो यहाँ क्या है, रो। ये भी अपना पढ़ा हुआ है इसमें। तो R बराबर रो L अपॉन A, ठीक है। तो ये जो समानुपाती नियतांक है वही क्या है यहाँ पर, इस चालक की प्रतिरोधकता। तो यहाँ लिखेंगे रो एक क्या है, समानुपाती नियतांक है, समानुपाती स्थिरांक है, जिसे इस चालक की प्रतिरोधकता कहते हैं। इस चालक की प्रतिरोधकता कहते हैं। तो अब अपने पास में प्रतिरोधकता का सूत्र आ गया, और वो प्रतिरोधकता का सूत्र किस प्रकार से है, तो आप लिख सकते होते हैं प्रतिरोधकता रो का क्या फॉर्मूला आ गया इस वाले फॉर्मूले से, तो रो बराबर आ गया R इंटू A अपॉन L, ये वाला फॉर्मूला आ गया, ठीक है। तो इस फॉर्मूले से अपन प्रतिरोधकता की परिभाषा है वो लिखेंगे। तो इससे अपन लिखेंगे अगर प्रतिरोधकता की परिभाषा, तो आप नीचे लिख सकते हो, आपको पता हो कि भाई कहाँ से प्रतिरोधकता की परिभाषा स्टार्ट होती है। तो यहाँ से आप पढ़ना शुरू करो, तब आपको परिभाषा मिलेगी प्रतिरोधकता की। तो ध्यान दो कि जो आपने ये फॉर्मूला लिखा है रो बराबर R A अपॉन L, इस वाले फॉर्मूले में अगर आप L को 1 ले लो, A को 1 ले लो, तो R ही क्या कहलाएगा, रो कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ आप एक कंडीशन लिख रहे हो, यदि L बराबर कितना हो 1 मीटर, A बराबर कितना हो 1 मीटर स्क्वायर, तब जब यहाँ 1 रखा, यहाँ 1 रखा, तो रो के बराबर क्या बच गया, R इंटू 1/1, यानी रो बराबर बच गया R। तो ये आ गई कि प्रतिरोध ही क्या कहलाता है, प्रतिरोधकता। लेकिन कब कब, जब ये एक हो ये एक हो, तो ये लिखना पड़ेगा कि किसी इकाई लंबाई के तथा इकाई लंबाई के तथा इकाई काट क्षेत्रफल के चालक का प्रतिरोध ही उस चालक की प्रतिरोधकता कहलाती है, ठीक है। तो ये आपको ये याद रखना। उसके बाद में प्रतिरोधकता का अगर मात्रक पढ़े कि रो का मात्रक क्या होता है, तो रो का क्या मात्रक होता है वो अपन इसके फॉर्मूले से निर्धारित करेंगे। क्या फॉर्मूला है, RA अपॉन L। ये इसका जो फॉर्मूला है रो का, उसके अनुसार
प्रतिरोध का मात्रक क्या होगा ओम, क्षेत्रफल का क्या होगा मीटर स्क्वायर, लंबाई का क्या होगा मीटर, तो मीटर स्क्वायर पर मीटर यानी मीटर बच गया, तो ये हो गया ओम इनटू मीटर। ठीक है, तो ये इस तरीके से ये जो राशि थी अपनी प्रतिरोधकता उसको अपन डिफाइन करके आए हैं। फॉर्मूला अपन ने प्राप्त किया है कि क्या फॉर्मूला होता है RA/L। इसका जो विमा का जो फॉर्मूला है वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आपको खुद को ये याद करके लिखना है। ठीक है, मीटर के लिए तो सीधा सीधा है ही, आप ओम को चेंज करोगे और ओम को किस प्रकार से चेंज करोगे थोड़ा सा बता दूं, V बराबर IR और R बराबर V बट्टे I। इसको तो इसी के मात्रक को क्या कहते हैं ओम, यानी वोल्ट पर एम्पियर को। अब वोल्ट क्या होता है उसको आपको चेंज करना है, तो वोल्ट किसके बराबर होता है, वोल्ट किसका मात्रक होता है विभव का, और विभव क्या होता है कार्य बटा आवेश। ठीक है, तो कार्य का मात्रक जूल और इसका कुलाम, जूल को चेंज करो, कुलाम को चेंज करो, एम्पियर को चेंज करो, फिर उसको किससे इनटू करो मीटर से, तब जाके ये क्या आएगा विमा का फॉर्मूला। तो ये आपको खुद को लिखना है, मैं यहाँ सीधा लिख रहा हूँ, चेक कर लेना आप खुद ज्ञात करके कि आपने ज्ञात सही किया या नहीं किया। तो इसका जो विमा का जो फॉर्मूला होगा वो है M1L3 T-3 A-2। ये वाला M1L3 T-3 A-2। अब उसके बाद में जो अपन ने ओम का नियम पढ़ा था J बराबर सिग्मा ई। ठीक है, ध्यान दो, ओम का नियम पढ़ा था ना J बराबर सिग्मा ई। यहाँ सिग्मा क्या थी चालकता, सिग्मा क्या थी चालकता, और इस सिग्मा का जो फॉर्मूला आया था वो क्या है, वो था अपने पास में NE² टो बटे M। ये ओम के नियम के अनुसार ये लिखा है अपन ने कि ओम का नियम सूक्ष्म रूप क्या होता है J बराबर सिग्मा ई। सिग्मा क्या है चालकता, सिग्मा की वैल्यू क्या होती है NE² टो बटे M। ठीक है, तो अब अपने को ये जो चालकता है इसके बारे में पढ़ना है। तो चालकता क्या होती है, चालकता इस प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम होती है, प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम। मतलब आप लिख सकते हो कि चालकता इक्वल टू क्या हो गया 1/प्रतिरोधकता, 1/प्रतिरोधकता। अब अगर आपको ये चालकता का सूत्र है NE² टो बटे M, ओम के नियम के अनुसार आपने ये देखा था वहां पे प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम होता है चालकता, तो आप प्रतिरोधकता के लिए क्या सूत्र लिख सकते हो, इसको देखते हुए लिख सकते हैं M NE² बटे NE² इंटू 2। ठीक है, तो अभी अपन इसके बारे में पढ़ना है चालकता के बारे में, और उससे पहले ये जो फॉर्मूला इसका किसका रो का दूसरा फॉर्मूला वो आपको इसी के साथ लिखना है, और वो क्या है, तो वो जो फॉर्मूला है वो ओम के नियम से अपन निर्धारित करते हैं। उसका मान है रो बराबर M NE² टो। यह भी चालक प्रतिरोधकता का क्या होता है फॉर्मूला होता है। ठीक है, एक प्रतिरोधकता का फॉर्मूला ये है और दूसरा ये। ठीक है, अब जो टॉपिक है वो है
चालकता। चालकता को डिनोट करते हैं किससे? सिग्मा से। क्या परिभाषा हो गई? थोड़ी देर पहले मैंने बताई, प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम क्या कहलाता है? चालकता। प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम को क्या कहते हैं? चालकता। तो आप लिख सकते हो कि चालकता का फॉर्मूला क्या हो गया? चालकता का हो गया 1/, प्रतिरोधकता। ठीक है, चालकता को डिनोट करते हैं किससे? सिग्मा से। प्रतिरोधकता को डिनोट करते हैं किससे? रो से। तो अगर आपको रो पता है तो 1/रो क्या आ जाएगा? चालकता। ठीक है, अब उसके बाद में अगर आप मात्रक ज्ञात करना चाहो किसका? सिग्मा का मात्रक, तो सिग्मा का मात्रक क्या होगा? तो यहां से जान दो 1/रो का मात्रक क्या है? रो का मात्रक है ओम इंटू मीटर। तो 1/ओम इंटू मीटर। तो यहां से चालकता का मात्रक हो गया ओम इनवर्स इंटू मीटर इनवर्स। ठीक है, ओम इनवर्स इंटू मीटर इनवर्स, ओम इनवर्स इंटू मीटर इनवर्स। ठीक है, तो अब ओम इनवर्स जो यहाँ लिखा हुआ है, तो ओम इनवर्स को अपन बोल सकते हैं क्या? महो। क्या बोल सकते हैं? ओम इनवर्स है ना, तो ओम इनवर्स को बोल सकते हैं महो इंटू मीटर इनवर्स। महो इंटू मीटर इनवर्स। उसके बाद में इसका विमा का फॉर्मूला, इसका जो विमा का जो फॉर्मूला है वो क्या होगी? जो प्रतिरोधकता की जो विमा होगी उसका व्युत्क्रम। प्रतिरोधकता की विमा ये है, तो इसकी व्युत्क्रम अगर अपन ज्ञात करें तो वो क्या हो जाएगी? -1 -3 +3 +2। ये इसका क्या होगा? विमीय सूत्र। तो ये है चालकता। और थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि जो ओम का नियम जो सूक्ष्म रूप है J बराबर सिग्मा ई, वहाँ सिग्मा क्या होती है? चालकता होती है। और वो जो सिग्मा वहाँ अपन फॉर्मूला क्या निर्धारित करते हैं? वहाँ फॉर्मूला होता है Ne² τ/n, ये फॉर्मूला। ठीक है, तो ये हो गया चालकता का फॉर्मूला दूसरा। एक तो क्या हो गया? जो प्रतिरोधकता का उसका व्युत्क्रम कर दो, एक ये वाला हो गया। अब इसमें एक इम्पोर्टेंट कथन है जो आपको याद रखना है, जो मैंने पहले भी बताया था एक वीडियो में, और वो क्या है कि प्रतिरोध और प्रतिरोधकता जो होती है प्रतिरोध तो लंबाई के समानुपाती, काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, इसका मतलब ये किस किस पर डिपेंड करता है? ये उसकी लंबाई पर, उसकी काट क्षेत्रफल पर। अगर ये चेंज होंगे तो प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। अगर लंबाई को अपन बढ़ाएंगे प्रतिरोध भी बढ़ जाएगा। काट क्षेत्रफल को बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा?
कम हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने पहले भी समझाया था, जैसे ये कोई एक ही धातु के दो तार है, ये पहला तार और ये दूसरा तार अपन ने लिया। यहाँ दोनों की जो मोटाइयाँ हैं वो समान है। मोटाइयाँ समान होने का मतलब इनके काट क्षेत्रफल क्या है, समान है। तो दोनों की क्या है, अलग अलग लंबाई है। ठीक है, दोनों एक ही धातु के, तो इसका मतलब इसका प्रतिरोध अलग होगा और इसका क्या होगा, अलग होगा। क्यों? क्योंकि प्रतिरोध डिपेंड करता है किस पर, लंबाई पर। इसका प्रतिरोध अधिक होगा, इसका प्रतिरोध कम होगा। उसके बाद में अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के लिए पढ़े, तो जैसे ये पहला तार है और ये दूसरा तार अपन ने लिया, दोनों की लंबाइयां तो अपन समान ले रहे हैं, लेकिन मोटाइयां क्या हो रही है, अलग अलग ले रहे। काट क्षेत्रफल क्या है, अलग अलग। इसका काट क्षेत्रफल क्या है, अधिक, इसका काट क्षेत्रफल क्या है, कम। तो प्रतिरोध भी क्या होगा, अलग अलग, क्योंकि प्रतिरोध डिपेंड करता है काट क्षेत्रफल। तो इसका प्रतिरोध तो क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, और इसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्योंकि काट क्षेत्रफल अधिक है तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यहाँ पर ने क्या माना था कि ये दोनों एक ही धातु के, ये दोनों एक ही धातु के टुकड़े तार है, उसके बावजूद भी इनका प्रतिरोध क्या है, दोनों टुकड़ों का अलग अलग है। इन दोनों का अलग है, इन दोनों का अलग है, जबकि ये दोनों एक ही धातु के, ये दोनों एक ही धातु के। ठीक है, जैसे दोनों कॉपर के हैं, दोनों कॉपर के हैं, फिर भी क्या हो रहा है, प्रतिरोध अलग अलग हो रहा है। तो ये जो प्रतिरोध है वो पदार्थ जो है शायद सेम हो, दोनों के पदार्थ क्या हो, सेम हो भले, फिर भी प्रतिरोध क्या हो सकता है, अलग अलग हो सकता है। अब प्रतिरोधकता किस प्रकार की राशि होती है, प्रतिरोधकता किस प्रकार की, तो प्रतिरोधकता इस प्रकार की राशि है कि ये जो पदार्थ है उस पर निर्भर करती है, न कि लंबाई पर, काट क्षेत्रफल पर। जैसे ये दोनों अगर अपन मान लें कि भाई कॉपर के हैं, तो इन दोनों की प्रतिरोधकता, जो इसकी प्रतिरोधकता है वही किसकी होगी, इस वाले की। अगर ये दोनों भी भाई जैसे किसी एक धातु के हैं, तो इसकी प्रतिरोधकता पहले की और इस दूसरे की प्रतिरोधकता क्या होगी, अलग, बराबर बराबर होगी। जैसे मान लो ये दोनों किसके हैं, सिल्वर के, ये अधिक मोटाई का है और ये कम मोटाई का, तो प्रतिरोध तो अलग अलग होंगे, लेकिन इन दोनों की प्रतिरोधकता समान होगी। क्यों? क्योंकि दोनों एक ही पदार्थ के बने हुए। इन दोनों की क्यों है प्रतिरोधकता समान, क्योंकि दोनों एक ही पदार्थ के हैं। अब इन दोनों की प्रतिरोधकता सेम है क्या, इन दोनों की प्रतिरोधकता सेम नहीं है। क्यों? क्योंकि भले ही लंबाई समान हो, भले ही काट क्षेत्रफल समान हो, लंबाई भी अपन समान लिख रहे हैं ना यहाँ पे, काट क्षेत्रफल भी समान है, उसके बावजूद भी प्रतिरोधकता इनकी क्या है, अलग अलग। उसका कारण क्या है, क्योंकि प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करती है, पदार्थ पर। ये अलग पदार्थ है कॉपर है, ये अलग पदार्थ है सिल्वर। ठीक है, तो ये आपको जरूर से ध्यान रखना, दोबारा से मैंने बता दिया ये। तो आप किस प्रकार से याद रखोगे कि एक ही पदार्थ की प्रतिरोधकता समान होती है, चाहे उनकी लंबाइयाँ कुछ भी हो, ज़्यादा हो, दोनों की एक की कम हो एक की ज़्यादा हो, चाहे उनका काट क्षेत्रफल एक का कम हो एक का अधिक हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता के लिए क्या जरूरी है, प्रतिरोधकता के लिए जरूरी है कि यदि दोनों जो टुकड़े हैं वो एक ही पदार्थ के हैं, तब उनकी प्रतिरोधकताएं समान हो जाएगी, वरना क्या होगी, अलग अलग उनकी प्रतिरोधकता होगी। तो एक बार जरूर से इस जो कथन है इसको आप दिमाग में सेट कर लेना, क्योंकि कई बार इसमें न्यूमेरिकल के आगे ये जोड़ दिया जाता है कि इनकी प्रतिरोधकता ज्ञात कीजिए या इनकी प्रतिरोधकता पर क्या इफेक्ट पड़ा। ठीक है, जैसे आपको ये कह दिया, एक न्यूमेरिकल अपन जस्ट आगे वाले वीडियो में करने वाले हैं, उससे थोड़ा और क्लियर हो जाएगा ये कथन। लेकिन ये जनरली
नॉलेज के लिए भी आपको पता ही होना ही चाहिए। ठीक है, आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में अपन इसके बारे में एक न्यूमेरिकल करेंगे और उसके आगे की थ्योरी अपन पढ़ेंगे। थैंक यू।